अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अभी रावलपिंडी की रोशनियां कुछ फासले पर थीं और बड़ी सड़क भी नहीं आई थी। मैंने फेट गाड़ी को वहीं एक तरफ छोड़ा और खुद बड़ी सड़क पर आकर पिंडी शहर की तरफ चलने लगा। पीछे एक लारी शायद लाहौर से आ रही थी। मैंने उसे हाथ दिया। बस की रोशनी मुझ पर पड़ी तो ड्राइवर ने जरा आगे जाकर बस रोक लिया। मैं उसमें बैठ गया और रावलपिंडी के पहले बस स्टॉप पर उतर गया। यहाँ से मैं सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। मुझे मालूम था कि रेलवे स्टेशन के करीब ही एक लारी अड्डा है जहाँ से लारियाँ आज़ाद कश्मीर की तरफ जाती हैं, मगर ये लारियाँ दिन के वक्त चलती थीं। मुझे रात गुजरनी थी। मैं वहाँ से अपने होटल वाले कमरे में नहीं जाना चाहता था। वहीं स्टेशन के सेकंड क्लास वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। दो तीन मुसाफिर पहले से वहाँ आराम कर रहे थे। एक बेड का दीवान खाली पड़ा था। मैं उस पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी तो मैं उठकर बाहर प्लेटफार्म पर आ गया। मैं सोना नहीं चाहता था। इस हालत में मेरा गाफिल होकर सो जाना मेरे हक में खतरे का बायस हो सकता था। प्लेटफार्म पर चाय का स्टॉल खुला हुआ था। मैंने वहां खड़े होकर चाय का एक गर्म कप पिया। नींद गायब हो गई। वहीं एक तरफ होकर सिगरेट पीते हुए टहलने लगा। मुझे आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों से सीज फायर लाइन क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर पहुंचना था। इससे पहले मैं उस तरफ से कभी मकबूजा कश्मीर में दाखिल नहीं हुआ था। ख्याल था कि मैं अंदाजे से निकल जाऊंगा। पहाड़ियों में से निकलना मैदानी इलाके की निस्बत आसान होता है। यही एक रास्ता मेरे सामने था। किसी न किसी तरह मैंने काफ़ी वक्त वहां गुजार लिया। सुबह 4 बजे बाहर आकर मालूम किया तो देखा कि एक लारी आज़ाद कश्मीर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने टिकट लिया और लारी में बैठ गया। आगे की रुदाद मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। बस यूं समझ लें कि मैं किसी न किसी तरह पहाड़ियों, घाटियों और खाइयों में से होता हुआ पूरे एक दिन और एक रात में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक कश्मीरी किसान ने मुझे कश्मीरी ज़बान में बताया कि मैं मकबूजा कश्मीर में हूँ। मैंने खुदा ताला का शुक्र अदा किया। यहाँ से श्रीनगर पहुंचना आसान था। मैं उस इलाके का नाम नहीं बताऊंगा जहाँ मैं सीज फायर लाइन क्रॉस करने के बाद पहुंचा था। उस मकाम से श्रीनगर पहुंचने में मुझे मज़ीद 2 दिन लग गए। कोई लारी, बस वगैरह वहाँ नहीं थी। मुझे पैदल ही सफ़र करना पड़ा। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था जब मैं श्रीनगर के मदाफ़ात में पहुंच गया। मैं अंधेरा होने के बाद कमांडर शेरवान के खुफिया ठिकाने पर जाना चाहता था। सारा इलाका मेरा जाना पहचाना था। मैं श्रीनगर शहर के पहलू से गुजरता हुआ शुमाल मशरक़ की जानब जो पहाड़ियाँ थीं उनकी दामन में आकर एक जगह बैठ गया और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगा। सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप गया। वादियों में अंधेरा उतरने लगा था। जब शाम गहरी हो गई तो मैं खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ता मुझे मालूम था। 2-3 घाटियों में से निकलने के बाद जब खुफिया ठिकाने वाली पहाड़ी का मोड़ आया तो मैं एक चट्टान की ओट में होकर अंधेरे में उन दरख्तों की तरफ गौर से देखने लगा जिनके पीछे मुजाहिदीन का हाइडआउट था। ऐसा मैंने एहतियात के पेश नज़र किया था क्योंकि कश्मीर में जंग लड़ी जा रही थी और हालात कोई भी शिकल इख्तियार कर सकते थे। जब मुझे यकीन हो गया कि हालात पुरसकून हैं तो मैं हाइडआउट की तरफ चलने लगा। अभी मैं दरख्तों के करीब ही पहुंचा था कि अचानक किसी ने पीछे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा। अंधेरे में मुझे एक नौजवान नजर आया जिसके हाथ में सब मशीन गन थी और मुंह सर सिया रुमाल में छुपा रखा था। यह सिवाय अपने हुर्रियत पसंद मुजाहिद के और कोई नहीं हो सकता था। उसने मुझे पहचान लिया था। मुझे बाजू से पकड़कर यह कहता हुआ एक तरफ ले गया कि जल्दी से इस तरफ आ जाओ। वो तेज तेज चलता चट्टानों के पीछे ले गया और अपने साथ मुझे भी ज़मीन पर बिठाते हुए धीमी आवाज़ में मेरा नाम लेकर बोला, यहाँ मामला संगीन हो गया है। किसी ने मुखबरी कर दी थी। भारतीय फौज की एक प्लाटून ने अचानक हमला कर दिया। हमने भी पोजीशनें संभाल ली मगर हमारी नफरी बहुत कम थी। हमारे 6 साथी शहीद हो गए। कमांडो औरंगजेब भी शहीद हो गया है। भारतीय मार्टर फायर कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। भारतीय एकदम से हमारे ऊपर आ गए थे। हमने कमांडर शेरवान के गिर्द हिफाजती घेरा डाल लिया और चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी मगर भारतीय सिपाहियों की 2-1 प्लाटून वहां पहुंच गई। कमांडर शेरवान सामने निकलकर फायरिंग करने लगे। हमने उन्हें बहुत कहा मगर हम पर मशीन गनों के अलावा मार्टर का फायर भी आ रहा था।
कमांडर शेरवान जख्मी होकर गिर पड़े। उनके बॉडीगार्ड पहले ही शहीद हो चुके थे। मैं एक चट्टान की आड़ लेकर फायर कर रहा था, मगर मैं अकेला ही रह गया था। कमांडर शेरवान कहाँ हैं अब? मैंने पूछा। मुजाहिद ने कहा कि अफसोस, कमांडर शेरवान को भारतीय फौजियों ने जख्मी हालत में उठा लिया और गिरफ्तार करके ले गए हैं। ये कब की बात है? 20 दिन हो गए हैं। हम एक दूसरे खुफिया ठिकाने में चले गए। मैं जहाँ हर रोज़ रात को ड्यूटी देता हूँ, ताकि अगर आप इस तरफ आएँ तो मैं आपको यहीं रोक लूँ, क्योंकि आगे भारतीय फ़ौज ने अपने आदमी बिठा दिए हैं कि अगर कोई मुजाहिदन जाने में इस तरफ आ जाए तो उसे भी पकड़ लिया जाए। मेरे साथ आ जाएं। अच्छा हुआ कि आप दिन के वक्त इधर नहीं आए, मेरे साथ चलें। हम दूसरी तरफ खई उतरने लगे। मैंने मुजाहिद से पूछा, कुछ मालूम है कमांडर शेरवान को फ़ौज किस तरफ ले गई है? वो कहने लगा, हमने अपने आदमी दौड़ा दिए हैं, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला कि भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कमांडर को कहाँ रखा हुआ है। पहाड़ियों और घाटियों में से गुजरते हम वादी की दूसरी जानिब एक बहुत ऊंचे पहाड़ के पास आकर रुक गया। यहाँ अंधेरे में बहुत से मुसल्लह मुजाहिद निकलकर हमारी तरफ बढ़े। मेरे साथी मुजाहिद ने उनसे कहा, सब ठीक है। पहाड़ के अंदर एक कुदरती गार था। उस गार में मुजाहिदीन ने अपना नया खुफिया ठिकाना बनाया हुआ था। ये मुजाहिदीन कश्मीरी कमांडो थे, जिनका काम घात लगाकर भारतीय फौजियों के सप्लाई ले जाने वाले ट्रकों पर हमला करके उन्हें तबाह करना, भारतीय फौजियों को हलाक करना और रात को भारतीय फौजियों के असलहा खानों और पेट्रोल के जखीरों को उड़ाना था। कमांडो शेरवान हमारा कमांडर था। मुझे कमांडो औरंगजेब की शहादत से खलासा महसूस हो रहा था। वहाँ जितने कमांडो मुजाहिद थे वो सारे मेरे पास आ गए। मैंने उनसे कमांडर शेरवान के बारे में दरियाफ्त किया। कमांडर मंसूर अहमद भट्ट कहने लगा, हमारे 3 आदमी कमांडर का सुराग मालूम करने के लिए जम्मू, गुलमर्ग और कटवा की तरफ गए हैं। ख्याल है कि सुबह तक उनमें से कोई न कोई ज़रूर आकर खबर देगा। रात को मैं वहीं दूसरे मुजाहिदीन के साथ सो गया। सुबह सुबह हम उठ बैठे। सब मुजाहिदीन ने नमाज फजर अदा किया। मैं और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट बैठकर बातें करने लगे। हमें कमांडर शेरवान के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ था कि भारतीयों ने उसे जख्मी हालत में किस जगह पर रखा हुआ है। अभी तक हमारा कोई भी आदमी नहीं आया था। कमांडर मंसूर अहमद भट्ट कहने लगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कमांडर को ये लोग जम्मू इंट्रोगेशन सेंटर में ले गए हैं। उस इलाके में सबसे बड़ा इंट्रोगेशन सेंटर है। मैंने कहा, कमांडर शेरवान जख्मी है, भारतीय उस पर मज़ीद तशद्दुद कर रहे होंगे। हमें पता चल जाए तो हम कमांडर को अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ से निकाल लेंगे। कमांडर मंसूर अहमद भट्ट के बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो कई कामयाब कमांडो ऑपरेशन कर चुका है और उसने अब तक सैकड़ों भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया है। हमने सब्ज़ चाय के साथ नमकीन कलचों का नाश्ता किया। दिन के 10 बजे के करीब अपना एक आदमी आ गया। उसने बताया कि कमांडर को भारतीय फौजी अमृतसर जेल में ले गए हैं। तुम्हारी इतना कहाँ तक दुरुस्त है? कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने उससे पूछा। मुजाहिद ने कहा, जिस आदमी ने मुझे बताया है उसने अपनी आंखों से कमांडर को अमृतसर जेल की फांसी की कोठरी में देखा है। कमांडर को जेल के अस्पताल में भी रखा गया था। जब गोली का जख्म ठीक हो गया तो उसे फांसी की कोठरी में बंद कर दिया गया। अमृतसर जेल के टॉर्चर सेल तो बड़े बदनाम हैं, वहाँ से कोई मुजाहिद जिंदा बाहर नहीं आया। एक मुजाहिद ने कहा, हमें अभी अमृतसर जेल की तरफ चल पड़ना चाहिए, चाहे हमारी जानें क्यों न चली जाएं। हम रात को अटैक करके कमांडर को छुड़ा लेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मगर हमें इस वक्त जज्बात से नहीं अक्लमंदी और दूर अंदेशी से कोई मंसूबा बनाने की ज़रूरत है, वरना अपने कमांडो को बचाने की कोशिश में उल्टा हम भी वहाँ फंस सकते हैं। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, तुम हम सब में ज़्यादा तजर्बाकार हो, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मुझे सोचने का मौका दें, कोई न कोई राह निकाल लेंगे। ये मैंने इन लोगों के लिए कह दिया था, वरना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे खुद कमांडर शेरवान की मदद के लिए अमृतसर जाना था। ये मैंने उसी वक्त सोच लिया था जब मुझे पता चला था कि कमांडर शेरवान को भारतीय फौजी अमृतसर ले गए हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि कमांडर शेरवान को भारतीय फौज ने पकड़ा है और वही उससे पूछगछ भी करेगी। फिर उसे अमृतसर छोड़ने की बजाय अमृतसर जेल में क्यों ले गए हैं,
ये बात अमृतसर के रहने वालों को अच्छी तरह मालूम हो गया कि अमृतसर शहर में एक छावनी भी थी, अगरचे उस नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। जैसा कि हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में फौजी छावनियों के अलग रेलवे स्टेशन होते हैं, जिस तरह अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी, मेरठ शहर और मेरठ छावनी वगैरह, अमृतसर में छावनी ज़रूर थी, मगर उसका कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। यह छावनी शहर से मगरब की जानिब वाक़ थी और शहर के बहुत करीब, बल्कि शहर ही में थी। दूसरे शहरों की छावनियों का कोई किला शायद ही हो, मगर अमृतसर छावनी का एक किला भी था और छावनी किले के अंदर ही थी। उस किले के बाहर एक रेतला बगैर घास के मैदान था, जिसको किले की परेड कहते थे। बचपन में हम जेठ से अमृतसर शहर में जब आए थे, तो उस मैदान में दूसरे लड़कों के साथ फुटबॉल और गुल्ली डंडा खेला करते थे। पाकिस्तान बनने से पहले उस इलाके में गोरों की पलटनें रहा करती थीं। यह किला अमृतसर के हाथी दरवाजे के आगे, लाहौरी दरवाजे के बाहर जो सड़क रेलवे के पुल रेगो बर्ज की तरफ जाती थी, उसकी एक तरफ था। आगे जीटी रोड थी जो लाहौर को जाती थी। यहाँ किले से चंद फरलांग के फासले पर सड़क के पार एक छोटा सा सिनेमा घर था, जो गोरे फौजियों के लिए बनाया गया था और जहाँ अंग्रेजी फिल्में चला करती थीं। अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ इंडिया की फ़ौज रहने लगी थी और उस सिनेमा घर में अंग्रेजी के अलावा भारतीय फिल्में भी चलने लगी थीं। उस सिनेमा हाउस के पीछे खेत थे और उन खेतों में सिखों के खालसा कॉलेज की पुरानी तर्ज की शानदार इमारत थी। अमृतसर में अपना एक मुजाहिद पहले से लाहौर की जानिब जाती सड़क यानी जीटी रोड पर एक इंडियन सिनेमा हाउस के करीब दैमगंज की बस्ती में दुकान करता था, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। दैमगंज में क्या में पाकिस्तान से पहले मुसलमान रहा करते थे, मगर पाकिस्तान बना तो उनमें से अक्सर मुसलमान घरानों को सिखों हिंदुओं ने शहीद कर दिया। जो बाकी बचे थे वो जाने बचाकर पाकिस्तान चले गए थे। अब उस बस्ती के मकानों में ज़्यादातर सिख शरणार्थी आबाद थे। उस बस्ती में हमारा आदमी हिंदू बनकर दुकान करता था। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये मुजाहिद फ़ोटोग्राफी की दुकान करता था। ये मैंने फ़र्जी तौर पर कह दिया था, हकीकत में वो कोई और काम करता था। अगरचे अब वो मुजाहिद दैमगंज में नहीं रहता और अपने मिशन की मुद्दत पूरी करने के बाद जिहाद कश्मीर में शरीक होने के लिए वापस मकबूजा कश्मीर चला गया है। लेकिन जिस ज़माने की मैं ये दास्तान बयान कर रहा हूँ, उस ज़माने में वो दैमगंज ही था। मैं कमांडर शेरवान को जेल से फरार करवाने में अपने उस मुजाहिद से मदद ले सकता था। इस किस्म के मिशन के लिए ऐसे एक आदमी का मौजूद होना बड़ा मुफीद होता है। चुनाचे कुछ देर बाद जब मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को बताया कि कमांडर शेरवान को भर्ती कैसे आज़ाद कराने के लिए मैं खुद अमृतसर जेल जाऊंगा, तो वो बोला मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने एक लम्हे के लिए गौर करने के बाद कहा, कमांडो मंसूर, इस मिशन के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तुम्हारे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। मगर वो साथ चलने के लिए इसरार करने लगा। जब उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो मैंने उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दोस्त तुम बहुत जोशीले आदमी हो, ये जोश जंग के महाज के लिए तो बड़ा करामत है, मगर कमांडो मिशन में ये जोश आदमी को उल्टा मरवा भी देता है। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, खुदा की कसम मैं जितना जोशीला कश्मीरी मुसलमान हूँ उतना ही मुतहम्मिल मिजाज भी हूँ। अगर तुम मुझे साथ ना ले गया तो मैं अपने तौर पर अकेला ही अपने कमांडर को भारतीयों की कैद से रिहा करवाने के लिए चला जाऊंगा। मैंने सोचा कि इस आदमी से कोई बहीद नहीं है कि इधर मैं इस मिशन पर निकल जाऊँ और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ये भी उस मिशन पर चल पड़े। यूँ हम दोनों का काम खराब हो सकता था, बल्कि बहुत मुमकिन था कि हम दोनों ही वहाँ किसी मुसीबत में फंस जाएं। मैंने भी बेहतर समझा कि चलो इसको साथ ले चलते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है दोस्त, अगर तुम इस मिशन पर ज़रूर जाना चाहते हो तो फिर अकेले जाने से बेहतर है कि मेरे साथ चलो। कमांडो मंसूर बहुत खुश हुआ, कहने लगा हमें अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी होंगी। मैंने उसे कहा, यह अगर कोई फौजी ऑपरेशन होता और हम दुश्मन का कोई पेट्रोल या एमुनेशन का ज़ख़ीरा या पुल उड़ाने जा रहे होते तो हमें दस्ती बमों, टैम बमों और दूसरे छोटे असला की ज़रूरत होती, मगर ये एक दूसरी किस्म का कमांडो ऑपरेशन है। इसमें असला की बजाय दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक दो ऑटोमेटिक पिस्तौल और कुछ मैगजीन साथ ले चलेंगे, बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अमृतसर में अपना एक आदमी बैठा है, वो हमारी मदद करेगा। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट मुस्कराया
कहने लगा, तो तुम हमारे मुजाहिद से मिल चुके हो। मेरा ख्याल था शायद तुम्हें इसका इल्म नहीं है। वो हमारा बड़ा जांबाज हुर्रियत परस्त साथी है और अमृतसर में कई बरसों से अपने लिए काम कर रहा है और उसके ज़रिए हमें भारतीय फ़ौजों की ताज़ा नकल व हरकत और उनकी कश्मीर के फ़ौजी मंसूबों के बारे में बड़ी मुफीद रिपोर्टें मिलती रहती हैं। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को ज़्यादा बताना ज़रूरी ना समझा। बस यही कहा कि हाँ, मैं दो एक बार उस मुजाहिद के पास थोड़ी देर के लिए ठहरा था और उसके बारे में मुझे कमांडर शेरवान ने ही बताया था। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट ने कहा, मेरे जहन में भी अपने अमृतसर वाले मुजाहिद का ही ख्याल था। वो इस मिशन में हमारे काम आ सकता है। बाकी हम यहाँ से 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल साथ लिए चलते हैं। भारतीय फ़ौज का हमने काफ़ी असला छीन कर रखा हुआ है। हमने अपने कमांडो मिशन पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। किसी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। मेरे कपड़े कश्मीर की पहाड़ियों में पैदल सफ़र करने से काफ़ी फट गए थे। मेरी गर्म जैकेट भी ख़राब हो रही थी। मैंने एक गर्म जैकेट और पुरानी मगर साफ सुथरी मेलखोरे रंग की पतलून पहन ली। कमांडो कभी भड़कीले और शोख रंगों वाले कपड़े नहीं पहनता। ख़ास तौर पर जब वो किसी मिशन पर जाता है तो गहरे और मेलखोरे रंग की पतलून जैकेट पहन लेता है। अंधेरे में ये लिबास नुमाया होकर दिखाई नहीं देता, जबकि शोख रंगों पर दिन के वक्त भी लोगों की नज़र ज़रूर पड़ जाती है। हमने कुछ इंडियन करेंसी और एक एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और कुछ मैगजीन साथ रख लिए। हर मैगजीन में 12-12 गोलियां थीं, जिसको पिस्तौल के अंदर खाली मैगजीन निकाल कर चढ़ा दिया जाता था। ये ऑटोमेटिक पिस्तौल नए नए भर्ती फौज के पास आए थे, जो कश्मीरी मुजाहिद ने एक असला डिपो पर शब खून मारकर दूसरे असले के साथ हासिल किए थे। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट दरमियाने मगर वर्जी जिस्म वाला नौजवान था और कई मार के मार चुका था। उसे कमांडो एक्शन का काफ़ी तजर्बा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो उर्दू और पंजाबी कश्मीरी लहजे के बगैर दिक्कत बोल लेता था। यूँ उसे कोई नहीं पहचान सकता था कि ये कोई नौजवान कश्मीरी है। रंग उसका मेरी तरह साफ ज़रूर था, मगर ये कोई तशवीश वाली बात नहीं थी। हम अपनी खुफिया कमीगाह से मुँह अंधेरे रवाना हुए। ख़ास पहाड़ी रास्तों से गुजर कर हम जिस वक्त शहर से काफ़ी आगे की जानब जम्मू बानहाल जाने वाली सड़क पर है तो दिन निकल चुका था। हम अपनी शक्ल सूरत और लिबास से दफ्तर में काम करने वाले बाबू लगते थे। श्रीनगर शहर के बड़े पुल पर चेकिंग का खतरा था, वहाँ से हम आगे निकल आए थे। अब खतरा जम्मू शहर में दाखिल होते वक्त था, मगर वहाँ भी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी। सीआईडी वाले ज़रूर इधर उधर फैले हुए थे। बाहर से आते वक्त लारी अड्डे और रेलवे स्टेशन पर मशकूक अफराद की उस वक्त तलाशी ली जाती थी, मगर जम्मू से निकलते हुए इतनी सख्ती नहीं होती थी। श्रीनगर की तरफ से एक लारी आई, हमने उसे हाथ देकर रोका। मालूम हुआ लारी सिर्फ बानहाल तक जाएगी। हम बैठ गए कि बानहाल में रात गुजारेंगे और वहाँ से सुबह के वक्त जम्मू की लारी पकड़ेंगे। लारी ने हमें बानहाल पहुँचा दिया। यहाँ तक बिल्कुल खैरियत रही। रात हमने लारी अड्डे के एक होटल की कोठड़ी में बसर किया। यहाँ सर्दी ज़्यादा थी। सुबह सुबह जम्मू वाली गाड़ी में सवार हो गया। जम्मू करीब आने लगा तो हम मुहतात होकर बैठ गए। हम अलग अलग सीटों पर फासला डालकर बैठे थे और रास्ते में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। लारी जम्मू के अड्डे पर पहुंच गया। मैंने आंखों के इशारे से कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को होशियार रहने के लिए कहा, क्योंकि मुझे वहाँ एक मशकूक सूरत आदमी नज़र आ गया था, जो यकीनन सीआईडी का आदमी था। हम लारी में से उतरकर अलग अलग होकर अड्डे से निकल पड़े। ये हमने पहले से तय कर रखा था कि हमें अड्डे से निकलकर कहाँ जाना है। कमांडो मंसूर पहले गया, उसके पीछे थोड़ा फासला डालकर मैं भी चल पड़ा। चौंक आया तो ये देखने के लिए कि मेरे पीछे कोई सीआईडी वाला लगा है या नहीं। मैं सिगरेट पान वाली दुकान पर रुक गया। मैंने सिगरेट खरीदने के बहाने पीछे निगाह डाली। शाम हो रही थी, बाजार में लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। मुझे सीआईडी वाले की शिकार कहीं दिखाई ना दिया। वो मेरे पीछे नहीं आया था, इसलिए उसे मुझ पर शुबा नहीं हुआ था। जो बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था, उसके शुरू में एक होटल था जिसका नाम शायद श्रद्धानंद होटल था। हमने यहीं आकर मिलने का तय किया हुआ था। मैं होटल के अंदर दाखिल हुआ तो कोने में कमांडर मंसूर अहमद भट्ट बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। अमृतसर जाने वाली गाड़ी शाम के 7:15 बजे जम्मू से रवाना होने वाली थी। अभी काफ़ी वक्त था। हम वहीं होटल में कोने वाली मेज़ के पास बैठे रहे। हमने वहीं खाना मंगवा कर खाया, फिर चाय मंगवा लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीते और वक्त गुजारते रहे।